हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ने लेकर आया है क्लास 12 यूनिट 7 का आनुवंशिकी तथा विकास। जो यूनिट हमारा है वो आनुवंशिकी तथा विकास है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है वंशागति की विविधता का सिद्धांत। ओके, तो जो वंशागति है यानी आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे और इसके सिद्धांत को किसने दिया और मतलब इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इस सब के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं उस पॉइंट से मेन। इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, किसका दिया गया है? आनुवंशिकता का। तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता जनकों के गुणों व लक्षणों को संततियों में संचरण, जिससे यानी जो पेरेंट्स होते हैं हमारे यानी जनक, तो उसके जो गुण है, उसके जो लक्षण यानी उसके फीचर और कैरेक्टर जो भी हैं, वो उसके सन तक यानी उसके मान लो चाइल्ड तक, बेबी तक पहुंचना, संततियों में संचरण मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से, जिससे संतति जो है जनक से समानता प्रदर्शित करता है। भाई कहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक इंसान कोई होगा, ह्यूमन मैन है, तो हम उसके बच्चे को देखते हैं तो उसका बच्चा क्या होगा? चाइल्ड। तो इसका बच्चा को हम देखकर ये जान जाते हैं कि ये भी किसी इंसान का ही बच्चा है। क्यों जान जाते हैं? क्योंकि इसके जो फीचर हैं या इसके जो भी कैरेक्टर हैं वो इस मैन से मिल रहे हैं या एक ह्यूमन बीइंग से मिल रहा है। तो इस कैरेक्टर पर हम बताते हैं कि इसका जो पेरेंटल फीचर था या जो भी इसके पेरेंटल कैरेक्टर थे वो इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि जनक से समानता प्रदर्शित करता है। कब? उसके गुणों लक्षणों को जब संततियों में संचरण कराया जाता है तो समानता प्रदर्शित करती है, तो आनुवंशिकता कहलाती है। आनुवंशिकता यही है। फिर तथा लक्षणों के संचरण की यह प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। अब जो ये प्रोसेस होता है हमारा, कौन सा प्रोसेस? जो लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया होती है, यानी जो लक्षण एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाते हैं, यानी पेरेंट्स जो है उसके सन में, उसके चाइल्ड में जाता है, तो ये जो प्रोसेस हमारा चलता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है क्या? वंशागति। इतना क्लियर? फिर कह रहा है कि आनुवंशिकी क्या है, यानी जेनेटिक्स। आनुवंशिकी, अब एक तो आनुवंशिकता हो गया, दूसरा वंशागति हो गया। आनुवंशिकी क्या है? जो ये दोनों होंगे, जिसमें कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कि जो आनुवंशिकी है यानी जेनेटिक्स है, ये बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या? आनुवंशिकता के बारे में तथा उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाता है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। फिर ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जो मेन था कि क्या क्या है, क्योंकि हमें पूरे इस टॉपिक में, पूरे चैप्टर में यही चीज़ों के बारे में पढ़ता है। हमारा आनुवंशिकता क्या है या वंशागति क्या है या आनुवंशिकी क्या है, तो ये 3-4 कुछ मेन पॉइंट तो मैंने बता दिया। फिर अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, मेंडल। तो सबसे पहले मेंडल की अगर हम बात करें, मेंडल जो थे, कह रहा है कि देखो ऑस्ट्रेलिया के पादरी थे, ये आप लोग जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पादरी थे, इनका पूरा जो नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल था। मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है डीजे मेंडल। तो इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और ग्रेगर जॉन मेंडल को ही हम आनुवंशिकी का जनक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहला अध्ययन किया था। और इनका जो जन्म हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1822 में, यानी 1822 में इनका जन्म हुआ। और ये बिलोंग करते थे किससे? किसान परिवार से बिलोंग करते थे। और इनकी जो शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा, वो हुई ब्रुनो शहर
एक शहर था जिसका नाम था ब्रनो, वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद फिर ये जो इन्होंने मैथ और साइंस दोनों के बारे में बहुत मतलब पढ़ाई किया, बहुत अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद फिर इन्होंने मतलब आकर यहाँ पर अपना जो कि एक्सपेरिमेंट शुरू किया था पाइसम सटाइवम पर। जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स को जानने के लिए, मतलब जेनेटिक्स क्या है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फीचर्स आते हैं, कैसे एक इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है, या उसमें क्या फीचर है, क्या फैक्टर है, उन्होंने जो यहाँ पर जीन्स हम बात करते हैं जीन की, तो जीन को उन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया था फैक्टर दिया था। फिलहाल इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि जो मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का किया, किस प्लांट पर किया, और एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेसफुल कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अब क्या कह रहा है कि जो मेंडल थे, मेंडल ने मटर के पौधे पर, मटर के पौधा यानी पाइसम सटाइवम, मटर ने पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे पर अपना प्रयोग 1856 से लेकर 1863 ईस्वी तक संपन्न किया। यानी इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधे पर, वो 1856 से लेकर के 1863 तक किया। फिर कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके बावजूद शोध कार्य को अपरिचित पत्रिका में, अपरिचित पत्रिका मतलब पत्रिका में प्रकाशित तो करा, लेकिन जिस पत्रिका में कराया था वो पत्रिका उस टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं होती थी, मतलब अपरिचित थी। ओके, फिर उनका कार्य 1900 ईस्वी तक उपेक्षित रहा, मतलब 63 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। 63 के बाद से 1900 तक इनके कार्य को किसी ने जाना नहीं। उसके बाद फिर कह रहा है कि क्योंकि मेंडल का इसलिए नहीं जाना क्योंकि जो इनका विचार, इनका स्तर था, सोचने का जो तरीका था, तो वो उस समय से बहुत आगे का था, इसलिए लोग वहां तक सोच नहीं पा रहे थे, इसलिए इनके मतलब उन चीज़ों को अनवैल्यूएबल समझ लिया गया। फिर कह रहा है कि सन 1900 में 3 साइंटिस्ट हमारे थे, साइंटिस्ट कहते हैं जो मतलब जो वैज्ञानिक थे। कह रहा है कि 1900 ईस्वी में डी ब्रीच, कोरेंस व शेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने अपने संकरण शोध में उन्हीं परिणामों को, किस परिणामों को, जिन परिणामों को मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त किया था, उन्हीं परिणामों को प्राप्त किया जिन्हें मेंडल ने प्राप्त किया। इस प्रकार मेंडल के जो कार्य थे उसको पुनः पहचाना गया। जब इन तीनों साइंटिस्ट ने, कौन कौन साइंटिस्ट थे, डी ब्रीच थे, कोरेंस थे तथा शेरमार्क, और कब 1900 ईस्वी में डी ब्रीच, कोरेंस तथा शेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने अपने संकरण शोध, यानी जब इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाते हैं कि ये जो हमारा मतलब आ रहा है यहाँ पर रिजल्ट, वो रिजल्ट तो आज से कई साल पहले मेंडल ने दे दिया था। तो इसके बाद फिर इस तरह से जब उन्होंने पहचाना, तो फिर यहीं से मेंडल के जो कार्य था उसको पुनः से पहचाना गया। फिर कह रहा है कि इन खोजों को मेंडल के नियमों की पुनः खोज कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो उनका खोज, इसके नियमों की जो खोज इन तीनों साइंटिस्ट ने जब अपना मतलब बनाया, उसके बाद पता किया कि उन्होंने दिया था, इस खोज के बाद से जो इस खोज को जो नाम दिया गया, जो नियम दिया गया, तो उसको क्या दिया गया कि मेंडल के नियम की पुनः खोज, इसको खोज का नाम दे दिया गया। फिर कह रहे हैं कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, मेंडल ने अपना चुनाव मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर किया। तो फिर अब ये बात क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई एक्सपेरिमेंट किया तो किसी भी पौधे पर कर सकते थे, आम पर भी कर सकते थे, या अमरूद पर, मतलब दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो किसी पर भी उन्होंने वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाइसम सटाइवम का सिलेक्शन ही क्यों किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए?
तो अब उसी पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। उन्होंने बाकी सबको छोड़कर सिर्फ पाइसम सटाइलम का सिलेक्शन क्यों किया या सेलेक्ट क्यों किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्यों उन्होंने लिया, तो कह रहा है मटर का पौधा जो होता है वो एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय का मतलब एक ही वर्ष में, या मतलब हमने इसकी सीडिंग की, बुआई कर दिया, बुआई करने के बाद ग्रोथ किया, डेवलप हुआ, इसमें पोर्ट्स आए, फलियां लगी, हुआ एक ही साल में। इसका मतलब जो लाइफ स्पैन था या ड्यूरेशन टाइम था वो 1 ईयर था। और फिर सेकंड जो बात है, एक तो यह एक वर्षीय था, दूसरे आसानी से उगने वाला था। इसको उगाने में मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर या सिंचाई इस तरीके कोई मतलब इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, तो इस तरीके से इसलिए इन्होंने इसको सेलेक्ट किया। फिर जो सेकंड कारण इसका था क्या था कि जो मटर था वो प्रकृति में स्वपरागित होता था। कहने का मतलब है स्वपरागित मतलब इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, एक तरीके से मान लो वो अपने आप ही हो जाता है। मेल एंड फीमेल आपस गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद से फॉर्मेशन होता है, तो वो चीज़ें इनमें स्वयं से हो जाता है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी क्या थी, इनमें संकरण भी कराया जा सकता था। संकरण कराने का मतलब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम उनकी नेचुरली फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को छोड़कर मतलब अलग करके खुद से फर्टिलाइजेशन कराते हैं किसी चीज़ में, तो वो जो प्रोसेस चलता है हमारा उसको हम बोलते हैं पर परागण, या इसी को हम संकरण बोल देते हैं। क्योंकि जब पर परागण होगा तभी किसी भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा या जो कोई भी हमारा थैलस या जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जिसका, वो हाइब्रिड होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड इसलिए होगा क्योंकि उसमें जैसे आप यहाँ पर हम उनके नियम को देख रहे थे, एक लंबा था एक छोटा, जब इसको क्रॉस कराया तो अब अगर वो स्वपरागित होती तो लंबा लंबे के साथ ही करता, लेकिन ये तो हमने जबरदस्ती इसको कराया ना कि लंबे का हम छोटे के साथ करा रहे हैं, तो अब इसका मतलब जो हमारा मतलब संतति होगा, संतान जो होगी उसमें दोनों के कैरेक्टर आएंगे, इसीलिए हम इसको संकर बोल रहे हैं। फिर कह रहा है कि कराया जा सकता है। थर्ड क्या कह रहा है कि स्वपरागित होने के कारण उनके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान बने रहते हैं। सबसे जरूरी बात तो यही था कि जब कोई चीज स्वपरागित होता है उसका जो लक्षण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। जैसे ह्यूमन की बात हम करें, ह्यूमन में जैसे जो फादर है जो मदर है, तो इनमें मतलब जब भी हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन, तो इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों के लक्षण जो होंगे संतान में देखने को मिलेंगे, फिर इनके संतान से उनके अगले संतान, उनसे अगले संतान। क्यों? क्योंकि यही प्रोसेस जो जहाँ पर यह स्वपरागित होने का, इसी तरीके से स्वपरागित हो गए तो उसका फीचर उसके जो भी संतान बनेंगे उसमें आएगा, समान बने रहते हैं, जिससे शुद्ध वंशानुक्रम आसानी से मिल जाता है। शुद्ध वंशानुक्रम मतलब भाई पेरेंट से हमारे आ गया जो संतति या संतान थी उसमें, फिर संतान से अगली संतान में, तो क्रम चल रहा है ना, एकदम क्रम से चल रहा है, इसलिए वंशानुक्रम बोल दिया। और शुद्ध है क्योंकि हम इसमें क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं, इसलिए शुद्ध हो गया। फिर आगे कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण मटर का जो पौधा था उसको सिलेक्ट करने का क्या था, यहाँ पर दे रहा है कि जो स्पष्ट वैकल्पिक रूपों वाले अनेक किस्में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात कर लें कि पौधे की जो लंबाई थी, लंबाई को एक लक्षण के रूप में लेने पर उसके दो स्पष्ट वैकल्पिक रूप मिलते थे। जैसे यहाँ पर कहना कि उसके स्पष्ट रूप वैकल्पिक रूप मतलब जैसे या तो उसके हाइट को लेकर चले या फिर उसके साइज को, मान लो बात नहीं हो गई, उसके कलर को लेकर चले या उसके पॉट्स फली को लेकर चलें, उसके फ्लावर को लेकर चलें, जो भी हमारा मतलब यहाँ पर होगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे तो हमें उसका जो रेशियो मिलता है वो ज़्यादातर हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हम देख सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। ये रीज़न था। अब फिलहाल आज के लिए इतना ही, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे जल्दी से बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि यहाँ पर बनने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।